तो देखिए यहाँ पर क्या प्रकाश क्या पहले सुनते जाएंगे, उसके बाद में पढ़ेंगे, उसके बाद ठीक है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे दृष्टि ज्ञान को जागृत, जिससे हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। ये मुख्य रूप से प्रकाश की परिभाषा है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे दृष्टि ज्ञान को जागृत करती है, जिससे हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं, या फिर जिसकी सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई देती। प्रकाश स्वयं में नहीं दिखता है, एक चीज ध्यान रखना। तो क्या प्रकाश दिखता है? प्रकाश नहीं दिखता है। प्रकाश की सहायता से वस्तुएं दिखती हैं। एक प्रश्न आता है, प्रकाश दिखता है, प्रकाश क्यों नहीं दिखता? वो दिखाने में सहायता करता है, ठीक है, दिखाने में सहायता करता है, वो स्वयं नहीं दिखता है। ये चीज क्या है यहाँ पर? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे दृष्टि ज्ञान को जागृत करती है, जो हमारे दृष्टि ज्ञान को जागृत करती है, जिससे हमें वस्तुएं दिखाई देती, जिससे हमें वस्तुएं दिखाई देती, इससे हमें वस्तुएं दिखाई देती। प्रकाश लाइट सोर्सेस की बात करें, प्रकाश स्रोत की अगर हम बात करते हैं तो प्रकाश स्रोत तो मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है। पहला अगर यहाँ बात कर लेते हैं, एक होते हैं प्राकृतिक स्रोत, प्राकृतिक मतलब नेचुरल सोर्सेस, प्राकृतिक, और दूसरा होता है मानव निर्मित या कृत्रिम स्रोत। कह सकते कृत्रिम, या इसी को कहा जाता है मानव निर्मित, तो मानव द्वारा, हाँ, मानव निर्मित स्रोत। प्रकाश के जो स्रोत है वो दो होते हैं। एक प्राकृतिक स्रोत होता है जो ऑलरेडी हमेशा है, किसी ने बनाया उसको नहीं, उसको हम कह देते हैं प्राकृतिक स्रोत। और एक होता है कृत्रिम स्रोत, जिसको मनुष्य ने या मानव ने निर्माण किया। अब हम बात करते हैं प्राकृतिक स्रोत में, प्राकृतिक स्रोत क्या है? जैसे यहाँ पर बात कर लेते हैं सूर्य, सबसे बड़ा प्रकाश का जो प्राकृतिक स्रोत है वो सूर्य। सूर्य सबसे बड़ा प्रकाश का प्राकृतिक स्रोत है। अच्छा, सूर्य क्या है? सूर्य एक प्रकार का तारा है, तारा भी होगा, तारा भी मेरा प्राकृतिक स्रोत। तो क्या मानव निर्मित स्रोत, जैसे हमारे बल्ब हो गए, उसको कौन बनाया? इंसान ने बनाया है। ट्यूबलाइट हो गया, ये स्रोत थोड़े है। प्रकाश कहाँ देता है? पश्चिम में। जो प्रकाश देने वाली चीज बात, स्रोत मतलब जहां से प्रकाश निकलता है। ट्यूबलाइट हो गया, बल्ब हो गया, और क्या चीजें होती हैं? मोमबत्ती हो गई। तो मानो मोमबत्ती क्यों यूज किया जाता है? प्रकाश के लिए तो यूज किया जाता है। मोमबत्ती हो, पहले आता था फेबरी दिया, अब वो सब याद है, लेकिन आधुनिक हो गया नहीं। तो फेबरी दिया जानते हो, जो जानता हो। लालटेन, लालटेन तो लालटेन तो भी नया है, इतना बहुत बड़ा पुराना नहीं है इसके भी। लालटेन जानते हो ना? लालटेन। तो ये हमारे प्राकृतिक स्रोत हो गए, ये कृत्रिम स्रोत हो गए। लेकिन अब इन प्राकृतिक और कृत्रिम स्रोत को भी दो भागों में बांटा गया है, ठीक है। ये जो प्राकृतिक और कृत्रिम स्रोत है, अगर हम यहाँ नोट करके बात करें, ये जो प्राकृतिक और कृत्रिम स्रोत, प्राकृतिक और कृत्रिम स्रोत, कृत्रिम स्रोत को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा।
मुख्य रूप से दो भागों में बांट सकते हैं। दो भागों में बांटा जा सकता है। यहाँ पर अगर हम कहना चाहें तो कह सकते हैं चंद्रमा की, कोई दिक्कत वाली बात। अब यहाँ पर क्या है, दो भागों में इसको हम और बांट सकते हैं। ठीक है, एक होता है दीप्त प्रकाश स्रोत, एक अदीप्त प्रकाश स्रोत। इसमें जो कैटेगराइज कर लेते, एक हो गया दीप्त प्रकाश स्रोत और दूसरा कहते हैं अदीप्त प्रकाश स्रोत। अदीप्त प्रकाश स्रोत। अब इसमें क्या चलेगा, दीप्त प्रकाश स्रोत क्या होता है, वे प्रकाश स्रोत। यहाँ पर हम वे प्रकाश स्रोत यूज करें। वे प्रकाश स्रोत मतलब हम चाहे प्राकृतिक स्रोत से या फिर कृत्रिम स्रोत से ले सकते। वे प्रकाश स्रोत जिनके पास स्वयं का प्रकाश होता है, जो खुद ही प्रकाश उत्पन्न करते हैं, उन्हें हम कहते हैं दीप्त प्रकाश। अदीप्त क्या होगा, वो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करेंगे, वो अन्य किसी दीप्त प्रकाश स्रोत की सहायता से स्वयं प्रकाश उत्पन्न। अदीप्त प्रकाश स्रोत क्या होते हैं, जो दूसरों की सहायता से करेंगे, उनका स्वयं का प्रकाश नहीं होगा। जैसे चंद्रमा हमारा अधिक प्रकाश स्रोत है, उसके पास स्वयं का प्रकाश नहीं है, वो सूर्य की प्रकाश की सहायता से प्रकाश हमको देता है, तो हमारा अधिक हो जाएगा। अच्छा, ये जो सूर्य, तारा, विद्युत बल्ब, ये कौन से किस में आएंगे, क्या ये दीप्त में आएंगे या अदीप्त में आएंगे? तो दीप्त प्रकाश स्रोत में कौन कौन आएंगे, जिनका स्वयं का प्रकाश होता है। हाँ, इन्हें स्वयं का प्रकाश होता है। यहाँ कह सकते हैं, थोड़ा सा एक लाइन में लिखें, यहाँ लिख सकते हैं, इनमें क्या होता है, स्वयं का प्रकाश, स्वयं प्रकाश उत्पन्न करते हैं। थोड़ा सा एक शब्द में, स्वयं प्रकाश उत्पन्न करते हैं। ये क्या होते हैं, स्वयं प्रकाश उत्पन्न करते हैं। अच्छा, अगर मान लीजिए परिभाषा लिखने के लिए आ जाए कि प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं, क्या है, वे प्रकाश स्रोत जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करते हैं उन्हें दीप्त प्रकाश स्रोत कहते हैं। ठीक है, मुख्य पॉइंट स्वयं प्रकाश उत्पन्न करते हैं, और अदीप्त प्रकाश स्रोत क्या कहते हैं, स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करते। ये कह सकते हैं दीप्त प्रकाश स्रोत की सहायता से, दीप्त प्रकाश स्रोत की सहायता से, दीप्त प्रकाश स्रोत की सहायता से प्रकाश उत्पन्न करते हैं। प्रकाश उत्पन्न करते हैं। बात समझ में आ रहा है ना कुछ? ये क्या स्वयं प्रकाश उत्पन्न करते हैं, ये दीप्त अदीप्त प्रकाश स्रोत जो होते हैं, दीप्त प्रकाश स्रोत की सहायता से प्रकाश उत्पन्न करते हैं। अगर कहीं तो लिखवा देंगे कैसे समझ। अब जैसे इसमें उदाहरण देंगे, क्या उदाहरण तो देना पड़ता है भाई। जैसे सूर्य हो गया, उनका तो स्वयं प्रकाश है, इसका है। तारा हो गया, स्वयं प्रकाश स्रोत है, इसी साथ बल्ब हो गया, ट्यूबलाइट स्वयं कर रहा है, दे रहा है। ये जो ट्यूबलाइट है या ट्यूबलाइट इसकी सहायता से वक्त रहा है, क्या कुछ दिमाग में आ रहा है? स्वयं में उसका प्रकाश है ट्यूबलाइट का, बल्ब का। तो यहाँ कह सकते हैं लाइट है। मैं तेरे दिमाग में बता रहा हूँ, बताएंगे ना। विद्युत बल्ब में सब आया है, ट्यूबलाइट सब। हाँ बताओ भाई, क्या बोले कि लाइट आ रहा है तो प्रकाश, लाइट प्रकाश नहीं है, करंट तो एक अलग चीज है। तो यहाँ पर बता क्या रहा है, स्वयं प्रकाश उत्पन्न करे, दीप्त प्रकाश स्रोत की सहायता से प्रकाश उत्पन्न करे। तो क्या जो लाइट आ रहा है, वो दीप्त प्रकाश स्रोत थोड़ी है, वो तो एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है। इलेक्ट्रॉन की चलने से प्रकाश उत्पन्न अलग बात है, लेकिन वो ऐसा नहीं है कि ये जो ट्यूबलाइट है किसी और ट्यूबलाइट की सहायता से या फिर किसी सूरज या तारे की सहायता से, ऐसा तो है, इसका स्वयं का है। तो यहाँ करंट की वजह से आ रहा है। तो करंट जो धारा है, विद्युत धारा है, वो एक दीप्त प्रकाश स्रोत है। विद्युत धारा कोई देखते थोड़ी है, करंट हमको लगता है क्या, हम करंट देखते हैं, कार में जा रहे हैं करंट दिखाई देता है, ये करंट, उसको हम थोड़े कहेंगे दीप्त प्रकाश नहीं। तो ये होगा अदीप्त प्रकाश स्रोत के उदाहरण का हम सबसे बढ़िया उदाहरण प्राकृतिक में अगर चले जाए तो हमारा क्या हो जाएगा, चंद्रमा।
चंद्रमा। प्रकाश के गुण, हम प्रकाश के गुण की चर्चा करेंगे आज। पहला पांच, पहला, प्रकाश स्वयं में अदृश्य होता है। प्रकाश स्वयं में दृश्य होता है, अदृश्य होता है, परंतु इसकी सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। दूसरा गुण क्या होता है प्रकाश में? प्रकाश साधारणतः सरल रेखा में गति करता है। प्रकाश साधारणतः सरल रेखा में गमन करता है। सरल रेखा में गमन करता है, गमन करता है। तीसरे पॉइंट्स की बात करते हैं। प्रकाश तरंगों में रूप करता है। प्रकाश जो है विद्युत चुंबकीय, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है, रूप में गमन करता है, गमन करता है। प्रकाश के अगले गुण की बात करते हैं। प्रकाश के संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। प्रकाश निर्वात में भी गमन करता है। संचरण के लिए, संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं है, आवश्यकता नहीं होती है। विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। अगला गुण है इसका, पांचवा लिख सकते हैं। विभिन्न माध्यमों में, विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होती है। प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होती है, भिन्न भिन्न होती है। निर्वात में जो प्रकाश की चाल होती है, निर्वात में प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, मीटर प्रति सेकेंड। अगले पॉइंट्स की बात करते हैं। दृश्य प्रकाश, दृश्य प्रकाश का जो तरंगदैर्घ्य होता है, दृश्य प्रकाश का तरंगदैर्घ्य, दृश्य प्रकाश का तरंगदैर्घ्य 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम के मध्य होता है। 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक होता है, तक होता है। अगले गुण की बात करते हैं। प्रकाश में परावर्तन, प्रकाश में परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन, व्यतिकरण तथा ध्रुवण का गुण पाया जाता है, तथा ध्रुवण होता है। अगले पॉइंट की बात करेंगे। प्रकाश पारदर्शी माध्यम से गुजर सकता है, लेकिन अपारदर्शी माध्यमों से नहीं गुजर सकता है। पारदर्शी माध्यम जैसे जल, कांच या हवा। अपारदर्शी माध्यम जैसे लकड़ी, पत्थर, इन सब चीजों से प्रकाश नहीं गुजरता है। ठीक है, तो अगला बात कर लेते हैं। प्रकाश पारदर्शी, पारदर्शी माध्यमों, पारदर्शी माध्यमों ब्रैकेट में लिख सकते हैं, जैसे जल, कांच आदि से गुजर सकता है, से गुजर सकता है, गुजर सकता है। लेकिन अपारदर्शी माध्यम, अपारदर्शी माध्यम, अपारदर्शी माध्यमों जैसे
जैसे बात कर लेते हैं लकड़ी पत्थर, लकड़ी पत्थर बात से नहीं गुजर पाता है, से नहीं गुजर पाता। चलो प्रकाशिक माध्यम में क्या होगा, थोड़ा सा लिख लेते हैं। जिसमें से प्रकाशिक माध्यम क्या होता है, वह माध्यम जिसमें से प्रकाश गुजर सकता है उसे हम प्रकाशिक माध्यम कहते हैं। यहाँ लिखा है प्रकाशिक माध्यम, माध्यम नहीं, माध्यम तो बहुत हो सकते हैं, लेकिन यहाँ प्रकाशिक माध्यम की बात है कि वह माध्यम जिसमें से प्रकाश गुजर सकता है उसे हम प्रकाशिक माध्यम कहते हैं। जैसे निर्वात, वायु, जल, कांच, सब बाकी। प्रकाश जिन माध्यमों से, प्रकाश जिन माध्यमों से, प्रकाश जिन माध्यमों से गुजर सकता है, गुजर सकता है, प्रकाश जिन माध्यमों से गुजर सकता है उन्हें प्रकाशिक माध्यम कहते हैं, उन्हें प्रकाशिक माध्यम कहते हैं। प्रकाशिक माध्यम कहते हैं। उन्हें प्रकाशिक माध्यम कहते हैं। जैसे वायु, जल, कांच, जैसे वायु, जल, कांच। अब यानी सीखेंगे प्रकाशिक माध्यम को, प्रकाशिक, प्रकाशिक माध्यम को निम्न 3 भागों में बांटा गया है, बांटा गया है। प्रकाशिक माध्यम को निम्न 3 भागों में बांटा गया है। पहला हो जाता है पारदर्शी माध्यम, पहले की बात करेंगे। 3 भाग इसके कौन कौन, पारदर्शी माध्यम, इसको कहते हैं ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट मीडियम। और तीसरा है पारदर्शी माध्यम, ट्रांसल्यूसेंट। और तीसरा हो जाता है यहाँ पे अपारदर्शी माध्यम, अपारदर्शी माध्यम। माध्यम 3 माध्यम, जिन माध्यमों से प्रकाश का अधिकांश भाग, अधिकांश भाग गुजर जाता है, उन्हें पारदर्शी माध्यम, उन्हें पारदर्शी माध्यम कहते हैं। उन्हें पारदर्शी माध्यम कहते हैं। जैसे
जिन माध्यमों से प्रकाश का अधिकांश भाग गुजर जाता है उन्हें पारदर्शी माध्यम कहते हैं, जैसे वायु, कांच आदि। पारभासी माध्यम क्या होते हैं? जिन माध्यमों से प्रकाश का आंशिक भाग, क्या समझे? उसका आंशिक का मतलब कुछ भाग, कुछ आधा नहीं, कुछ। बताओ क्या करना, ध्यान लिख लेंगे। वही जिन माध्यमों से, या तुम्हें शांत वही करना है, अत्यंत आंशिक लगाना है। जिन माध्यमों से प्रकाश का केवल आंशिक भाग, यहाँ पर एक शब्द लगा देंगे, केवल आंशिक भाग, केवल आंशिक भाग ही गुजर पाता है, गुजर पाता है, उन्हें पारभासी माध्यम, पारभासी, पारभासी माध्यम, जैसे दूषित जल, घिसा हुआ कांच, घिसा हुआ कांच। आईना देखते हो, नया रहता है, बढ़िया दिखता है, कभी वहां कभी उसमें घिस घास दो, कैसा चेहरा दिखता है? तो दिखा है घिसा शीशा? दिख नहीं दिखता, बहुत कम दिखता है। जब नया धीरे धीरे उससे घिस घास दो तो बहुत कम दिखता है, लेकिन दिखता है। इसमें देखो आंशिक भाग भी तो उसमें। और वो तेली कांच, सॉरी तेली कागज ना, क्या बोला? तेली कागज, तेली कागज, नहीं नहीं समझे? तेली कागज नहीं समझते हम लोग बच्चों को पढ़े पढ़ाए। जैसे मेरी कागज है, इसे तो पैराग्राफ रगड़ ले, फिर देखने लगे। तुम लोग नहीं देखो, मतलब जैसे कि ऐसे कागज से किसी देख रहे हैं, नहीं दिख रहा है, अब उस कागज को कपाई तेल लगा लीजिए तो आर पर दिखेंगे तो दिखता है, मतलब पूरा साफ साफ नहीं दिखता पर दिखता है। आर पर दिखने लगे, कागज को तेल में डुबो के देखो, उसे कहते तेली। हाँ, जैसे हम लोग छोटे रहते थे बचपन में, तो नहीं दिखा चल इसी चीज अगर देख रहा है तो कैसे देखते थे, तुम लोग से कह रहे नहीं हो तो बता कैसे तेल लग जाए उसमें तो पार आर पार थोड़ा वो दिखने लगता है, इसलिए। हाँ, अब इसमें जो अपारदर्शी माध्यम क्या होता है? तीन माध्यमों से प्रकाश का कोई भाग नहीं गुजरता, तीन माध्यमों से, तीन माध्यमों से प्रकाश का कोई, तीन माध्यमों से प्रकाश का कोई भी भाग, कोई भी भाग नहीं गुजरता है, कोई भी भाग नहीं गुजरता है, उन्हें अपारदर्शी माध्यम और पारदर्शी माध्यम कहते हैं। अब इसमें क्या है भाई, कोई भी भाग जानते हो, जैसे लकड़ी, लोहा, है कि नहीं? लकड़ी, लोहा, पत्थर आदि। तो ये हमारे पास क्या होता है? जब प्रकाश, जब प्रकाश किसी पारदर्शी, पारदर्शी माध्यम में सरल रेखा में गमन करता है, गमन करता है, क्या है? तो प्रकाश के उसके
पथ को, प्रकाश के पथ को कहते हैं। समझे? तो यही बात, यही समझा गया। जब प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम में सरल रेखा में गमन करता है तो प्रकाश के पथ को प्रकाश किरण तथा प्रकाश किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं। समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं। प्रकाश पुंज। अब यहां हम देखेंगे प्रकाश पुंज के प्रकार। ठीक है, प्रकाश पुंज के प्रकाश पुंज के प्रकार। टाइप्स ऑफ लाइटिंग। टाइप्स ऑफ लाइट। प्रकाश पुंज के प्रकार। देखिए ना, प्रकाश पुंज यहाँ मुख्य रूप से 3 प्रकार के। पहला होता है अभिसारी। अभिसारी प्रकाश पुंज। कन्वर्जेंट, अंग्रेजी बोलने से कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट। कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट। दूसरा बात करेंगे अपसारी प्रकाश पुंज। अपसारी प्रकाश पुंज, इसको कहते हैं डाइवर्जेंट। डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट। तीसरा होता है समांतर प्रकाश पुंज। समांतर प्रकाश पैरेलल बीम ऑफ लाइट। पैरेलल बीम ऑफ लाइट। अब देखिए समझ में आना, क्या समझना है। अब सारी प्रकाश पुंज क्या होता है? समस्त प्रकाश किरणें किसी एक बिंदु पर मिलती हैं। एक ही बिंदु पर ढेर सारी प्रकाश किरणें एक बिंदु पर अगर मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं तो उसको हम क्या कहेंगे? और ये सारी प्रकाश मतलब ढेर सारा आकर एक तरफ मिल जाए, जैसे ऐसे ऐसे ऐसे, बता दी ऐसे ही एक ही बिंदु पर जब मिलती है तो क्या होती है? अभिसारी। ढेर सारी आकर ही मिल रही है, किरण हो गया, और ये सब आकर एक पॉइंट्स पे मिल रही है, इसको कहते हैं अभिसारी प्रकाश पुंज। जब समस्त प्रकाश किरणें किसी एक बिंदु पर मिलती हैं तो उन्हें हम कहते हैं अभिसारी प्रकाश पुंज। उसी उल्टा कर लेंगे, अपसारी क्या होगा? जब समस्त प्रकाश किरणें एक बिंदु से आती हुई प्रतीत होती, जब समस्त प्रकाश किरणें किसी बिंदु से आती हुई प्रतीत हो रही उसे हम कहेंगे अपसारी। जैसे यहाँ पर एक पॉइंट है, अब यहां से ऐसे 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 इस तरफ निकल रही सब, उसी का वहां पर मिलेंगे और यहां से आएंगे। जब किसी बिंदु से प्रकाश किरण समस्त प्रकाश किरणें आती हुई प्रतीत होती हैं
तो हम उसको कहते हैं अपसारी प्रकाश पुंज। समांतर में क्या होगा, जब समस्त प्रकाश किरणें एक दूसरे के समांतर हो, मिले ही ना, इसको कहते हैं समांतर प्रकाश पुंज। ठीक है, प्रकाश से लिखिए हमारे प्रकाश। जब प्रकाश की समस्त किरणें, जब प्रकाश की समस्त किरणें, जब प्रकाश की समस्त किरणें एक बिंदु पर मिलती हैं, जब प्रकाश की समस्त किरणें एक ही बिंदु पे, एक ही बिंदु पर मिलती हैं, मिलती हैं, तो उन्हें अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं, उन्हें अभिसारी प्रकाश पुंज, इसमें बना देंगे एक ही बिंदु पर मिलेंगे। ऐसा नहीं, तीन ही, दो चीज। ठीक है, इसमें क्या होगा, जब प्रकाश की समस्त किरणें एक ही बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, यहाँ पर शब्द लगाए, जब प्रकाश की समस्त किरणें, समस्त किरणें एक ही बिंदु से, एक ही बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, आती हुई प्रतीत होती है, होती है, तो उन्हें अपसारी प्रकाश, उन्हें अपसारी प्रकाश पुंज। यहाँ एक पॉइंट है, यहाँ से एक किरण इधर गई, एक किरण इधर गई और एक किरण इधर गई, तो यहाँ पर इस तरह से अपसारी, यहाँ पर क्या होगा, जब प्रकाश की, जब प्रकाश की समस्त किरणें, समस्त किरणें एक दूसरे के समांतर होती है, एक दूसरे के समांतर, शरीर के समांतर होती है, तो उन्हें, तो उन्हें समांतर प्रकाश को, तो उन्हें समांतर प्रकाश कहते हैं। इसमें अगर हम देखिए फिगर में,
तो ये हमारे, अच्छा एक बात और थोड़ा समझ लेते हैं, ठीक है। देखिए, अब सारी का मतलब होता है फैल जाना, मोटे तौर अब सारी मतलब एक पॉइंट से निकलकर ऐसे फैल जाना। अभी सारी का मतलब है सभी आकर एक बिंदु पर मिल जाना। हमेशा ध्यान रखिएगा क्योंकि इतनी आगे मिलेगा उसमें चैप्टर कि अब सारी किरणें, अब सारी मतलब एक बिंदु से निकलकर ऐसे फैल जाएंगे, फैल जाएंगे। अभी सारी का मतलब होता है एक बिंदु पर इकट्ठा होना। और ये बात प्रकाश किरणों के लिए लागू नहीं है, सब चीज के लिए लागू है। अगर कोई चीजें एक जगह से निकलकर फैल जा रही हैं तो हम कहेंगे वो अपसारी हो रहा है, और सभी जगह आकर मिल रही हैं तो कहेंगे अभिसारी हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल की बात करें, एक मेला लगता है, कहीं मेला होता है, पहले क्या होता है, सब लोग मेले में इकट्ठा होते हैं, मतलब कौन सी प्रक्रिया हो रही है, अभिसारी। मेला खत्म, सब लोग घर, अपसारी होने लगे। क्यों? बात वही समझ में आया? देखिए, आज हम प्रकाश का परावर्तन की बात करें, ठीक है। इसमें क्या होता है, परिभाषा क्या है, प्रकाश किरणों का किसी चिकने या पालिशदार पृष्ठ से टकराकर पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाने की प्रक्रिया को प्रकाश का परावर्तन, ठीक है। और प्रकाश के परावर्तन में कुछ शब्दावली होंगे, जैसे कि आपतित किरण किसे कहते हैं, परावर्तित किरण किसे कहते हैं, आपतन बिंदु किसे कहते हैं, परावर्तक पृष्ठ किसे कहते हैं, परावर्तन कोण क्या होता है, अपवर्तन कोण क्या होता है, इतनी सारी चीजें हमें जाननी होंगी, ठीक है। चलिए, रिफ्लेक्शन अंग्रेजी में बात करें तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब सबसे पहले इसमें हम एक डायग्राम बनाएंगे और उससे सारी चीज एक परावर्तक पृष्ठ बनाने के लिए ये चीज करना होगा, किसी निचले वाले पृष्ठ पर कलई या पेंट कर लिया जाता है। कलई या पेंट का मतलब है उसकी एक पृष्ठ पर कलई या पेंट कर देंगे तो वो हमारा क्या हो जाएगा, परावर्तक पृष्ठ हो जाएगा, जिससे किरणें आर पार नहीं निकलेंगी, ठीक है। तो उसके लिए यहाँ पर इस तरह से कुछ लाइनें बनाई जाती है, जिसका मतलब है कि इसे हम परावर्तक बनाते, जिससे प्रकाश की किरणें आर पार न गुजर पाए, ठीक है। तो ऐसे आप लोग देखे होंगे, जो हमारे घर में शीशा होता है, कांच होता है, जिसमें चेहरा देखते हैं, जब उस शीशे को निकाल कर देखेंगे तो उसके दूसरे वाले पृष्ठ पर या तो लाल रंग का या तो ब्लू रंग का या ब्राउन रंग का एक पेंट किया गया होता है। जब वो घिस जाता है तो चेहरा साफ नहीं दिख रहा है, मतलब प्रकाश की किरणें जो पूर्ण रूप से परावर्तित नहीं हो पा रही, आंशिक रूप से हो रही, तो हमको हल्का फुल्का धुंधला चेहरा दिखेगा, ठीक है। तो ये हो गया, ये हमारा एक पृष्ठ है। अब क्या है, इधर से प्रकाश की किरणों को डाल, यहाँ से हमारी प्रकाश की किरण आई, इस पर टकरा दी, ठीक है, आया और टकरा। अब चूंकि ये हमारा एक पृष्ठ है, छिला है, और हाँ, अब यहां से टकराने का तुरंत इसका चला जाएगा। तो एक बात ध्यान रखना होगा, जितना इधर छुड़ा उतना इधर छुड़ा है, यहाँ एक पॉइंट होगा, इस पॉइंट वैसे करेंगे, और यहाँ से ये जितना छुड़ा है उतना ही छुड़ा के भी जाना चाहिए। चाहे इसको करने के लिए आप चाहे इस तरह से लाइनिंग बना सकते, ये लगी ना कि हाँ इतना ही छुड़ाना है, और इससे ज्यादा से भी हम यूज कर सकते। ठीक है, अब यहाँ टकराने के बाद तुरंत एक किरण यहाँ चले, इस क्रिया को क्या कहेंगे, तो प्रकाश का परावर्तन है। प्रकाश किरण का किसी किरण या पालिशदार किरण से टकराकर पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाने की प्रक्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। और ये प्रकाश की किरण जिस पृष्ठ से टकराती है इसी को कहते हैं, ये हमारा क्या परावर्तक पृष्ठ, इसी को कहते हैं परावर्तक पृष्ठ। और जो किरण आकर परावर्तक पृष्ठ पे टकराती है, यानी जो आती है किरण, इस किरण का नाम होता है आपतित किरण। आ रही है तो इसके लिए हम सब यूज कर लेंगे आपतित किरण, ये हमारा है आपतित, ये किरण आपतित किरण होगी। और जो टकराकर, ये आपतित किरण होगी, जो टकराकर वापस चली गई इसी को कहते हैं परावर्तित किरण, इसको कहते हैं परावर्तित, परावर्तित किरण, इसको हम परावर्तित किरण कह देते हैं। दोनों किरणें परावर्तक पृष्ठ के जिस बिंदु पर मिलती हैं, दोनों किरणें परावर्तक पृष्ठ के जिस बिंदु पर मिलती हैं उसे हम कहते हैं आपतन बिंदु,
यही हमारा होता है आपतन बिंदु। ये हमारा हो जाता है आपतन बिंदु। और आपतन बिंदु के अभिलंबवत खींची गई जो रेखा होती है उसे हम कहते हैं अभिलंब। आपतन बिंदु के अभिलंबवत खींची गई रेखा को यहाँ हम एक नाम देते हैं, इसके अभिलंबवत रेखा खींच देते हैं, इसे हम कहते हैं अभिलंब। इस तरह से ये हमारा हो जाता है अभिलंब। आपतन बिंदु के अभिलंबवत खींची गई रेखा को अभिलंब कहते हैं। हमने इस किरण का नाम दे दिया ए बी है इस पॉइंट और इसको हमने कह दिया यह। अब यहां पर एक एंगल बना और यहां पर देखिए जिसको हम कहते हैं आपतन कोण। आपतित किरण द्वारा अभिलंब से बनाए गए कोण को आपतन कोण कहते हैं और इसे हम हमें से लिखते हैं। आपतन कोण द्वारा अभिलंब से आपतन किरण द्वारा अभिलंब से जो कोण बनाया जाता है उसे हम आपतन कोण कहते हैं। इसे आई से प्रदर्शित करते। दूसरी बात है परावर्तित किरण द्वारा अभिलंब से जो कोण बनाया जाता है इसे हम कहते हैं परावर्तन कोण और परावर्तन कोण को हम आर से लिखते हैं। ठीक है, यहां पर हम बता देंगे जहां करके आई क्या है आपतन और क्या है आपतन, आर क्या है परावर्तन कोण, आर हमारा है परावर्तन। अब इसमें पहली बात करते हैं आपतित किरण। तो आपतित किरण क्या है? आपतित किरण, आपतित किरण क्या होता है यहाँ पे परावर्तक पृष्ठ या तल की ओर आने वाली किरण को आपतित किरण। यहाँ पर ये भी आपतित किरण क्या है एक, ये भी हमारा क्या आपतित किरण, ये भी आपतित परावर्तित किरण हो गई। परावर्तित किरण की बात करेंगे परावर्तित किरण, यहाँ बीसी हमारा परावर्तित किरण हो गया। उसके बाद आ जाता है परावर्तक पृष्ठ, परावर्तक पृष्ठ। फिर बात कर लेते हैं आपतन बिंदु, आपतन। उसके बाद आपतन कोण, आपतन कोण, फिर परावर्तन कोण। तो इतनी चीजों के बारे में सबसे पहले हम इनको परिभाषित करेंगे, ये तुम जानते। ठीक है, अभिलंब आपतन बिंदु की बात ये ठीक। तो यहाँ पर अगर हम देखें बीसी हमारा क्या है परावर्तित किरण है, परावर्तक पृष्ठ क्या है यह मेरा परावर्तक पृष्ठ है। आपतन बिंदु क्या है बिंदु बी, बिंदु बी को हम आपतन बिंदु। अविलंब क्या है आर, आर। आपतन कोण क्या है आई, परावर्तन कोण क्या है आर। आपतित किरण क्या है तल या पृष्ठ की ओर आने वाली किरणों को आपतित किरण कहते हैं। परावर्तित किरण क्या है पृष्ठ से टकरा कर वापस लौट जाने वाली किरण को परावर्तित किरण। जिस पृष्ठ की ओर आपतित किरण आती है, जिस पृष्ठ की ओर किरणें आती हैं उस पृष्ठ को हम परावर्तक पृष्ठ कहते हैं। परावर्तक पृष्ठ पर स्थित वह बिंदु जहां पर दोनों किरणें यानी आपतित किरण और परावर्तित किरण मिलती हैं उस बिंदु को हम आपतन बिंदु कहते हैं। आपतन बिंदु के अभिलंबवत खींची गई रेखा को अभिलंब कहते हैं। अभिलंब तथा आपतित किरण के मध्य बने हुए कोण को आपतन कोण कहते हैं। इसे आई से प्रदर्शित। अभिलंब तथा परावर्तित किरण के मध्य बने हुए कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। इसे आर से प्रदर्शित करते हैं। ये पूरा हमारा क्या है परावर्तन की कुछ प्रमुख शब्दावली। आगे चलकर जो भी बातें होंगी इन्हीं सब की बातें होंगी, ये सब पता होनी चाहिए कौन चीजें क्या है। ठीक,
परावर्तन के नियम, परावर्तन के नियम, परावर्तन के नियम। परावर्तन के नियम क्या समझ लीजिए। परावर्तन के मुख्य रूप से दो नियम। पहला नियम जो है वो कहता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में। तल का मतलब क्या है, जैसे पृष्ठ। तो आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, पहला नियम। दूसरा नियम होता है कि आपतन कोण जो होता है आई और आर के, ये हमारा दूसरा नियम। पहला नियम क्या है, आपतित किरण ए बी, परावर्तित किरण बी सी तथा आपतन बिंदु, आपतन बिंदु, आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में, पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होती है, तीनों एक ही तल में होती। यही हमारा परावर्तन नियम, बहुत बड़ा। चलिए देखते हैं प्रकाश का, प्रकाश के परावर्तन के प्रकार। ठीक है, प्रकाश का परावर्तन जो है दो प्रकार का ध्यान रखना है। एक होता है नियमित परावर्तन और एक अनियमित परावर्तन। नियमित परावर्तन क्या होता है, जब प्रकाश का परावर्तन किसी चिकने या पॉलिश पृष्ठ से इस प्रकार होता है कि परावर्तन के पश्चात सभी किरणें एक दूसरे के समांतर हो जाती हैं, तो उसे हम कहते हैं नियमित परावर्तन। और जब प्रकाश का परावर्तन किसी खुरदरे पृष्ठ से होता है तो परावर्तन के पश्चात किरणें एक दूसरे के समांतर नहीं होती बल्कि इधर उधर भटक जाती, तो इसे हम कहते हैं अनियमित परावर्तन। थोड़ा देखेंगे, जो प्रकाश का परावर्तन है, परावर्तन के जो प्रकार है इसको हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक होता है नियमित परावर्तन, नियमित परावर्तन, इसको कहते हैं रेगुलर, रेगुलर रिफ्लेक्शन, रेगुलर रिफ्लेक्शन ये होता है। दूसरा हमारा होता है अनियमित, अनियमित परावर्तन, अनियमित परावर्तन, इसको कहते हैं इरेगुलर, इरेगुलर रिफ्लेक्शन। ठीक है, ये हमारे दो प्रकार के परावर्तन होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं नियमित परावर्तन में क्या होता है। नियमित परावर्तन में एक पृष्ठ जो होता है वो हमेशा चिकना या पॉलिश से एक पैरेलल से था। जैसे ही मेरा एक पृष्ठ है, एक पृष्ठ होता है जिसके पृष्ठ पर वही पॉलिश या पेंट किया गया। अब इस पे जब किरणें आएंगी, इस पे जब किरणें आती हैं, जब इस पे किरणें आएंगी ऐसे, तो परावर्तन जब होगा इनमें, जैसे ये किरण आई हमारे, ठीक है, फिर ये किरण आई, फिर ये किरण, फिर ये किरण, इस तरह से बहुत सारी किरणें अगर यहाँ पर आएंगी, टकराएंगी, तो टकराने के बाद क्या होगा, जब भी परावर्तन हो गए यहाँ तो ऐसे जाएंगे, इधर से आने तो दूसरे समांतर भी जाना है। अगर इधर से परावर्तित हो रही तो ये इस तरह से परावर्तित, ये इस तरह से हो जाएगा, एक दूसरे के समांतर ही परावर्तित, इसी तरह से ये भी हो जाएगा और इसी तरह से। तो इस टाइप का जो परावर्तन होता है उसको हम कहते हैं नियमित परावर्तन। एक क्रम से
जिस परावर्तन के लिए जो पृष्ठ होना चाहिए वो चिकना और पॉलीशिफ्ट होना चाहिए। अब अनियमित परावर्तन में क्या होता है, इसमें जो हमारा पृष्ठ होता है वो खुरदुरा होता है। ये कैसा है, हमारा चिकना पृष्ठ, ये जो भी रहेगा चिकना पृष्ठ और एकदम सीधा। और ये जैसा पृष्ठ होगा, ये कुछ इस तरह से पृष्ठ हमारा खुरदुरा है, चिकना थोड़े खुरदुरा। अब इस पृष्ठ पर जब परावर्तन होता है तो वो किरणें क्या होती हैं, विभिन्न दिशाओं में फैल जाती हैं, एक दूसरे के समांतर नहीं है, विभिन्न दिशाओं में। अब इसके जो परावर्तन हो क्या होगा, ऐसे ऐसे किरण यहाँ से, ठीक है, यहाँ से किरण आई, इस पे टकराई। अब देखिए यहाँ टकराने के बाद ऐसा मुड़ा हुआ है तो किधर जाएगा परावर्तन, जाहिर सी बात है ऐसे थोड़ा चला जाएगा, तो इस तरह से हो जाएगा। इधर से किरणें आई और यहाँ पर टकराई, टकराने के बाद अगर हम मान लेते हैं यहाँ से कोई किरण आई ऐसे, इसी तरह से ऐसे ही आएगी, यहाँ पे। अब ऐसा झुका हुआ तो ये इधर चला जाएगा, उसके पृष्ठ के झुकाव पे डिपेंड करता है, तो वो इधर चला जाएगा इस तरह से। अब अगर यहां से आया ऐसे आया तो ऐसे हो जाएगा, ऐसे मान लीजिए कोई किरण आई, चाहे ऐसे ही अगर आया, अब ये थोड़ा ऊपर उठा हुआ है तो इधर इस तरह से थोड़ा सा उठता है इस तरह से। तो ये जो चीज होता है हमारा, ये परावर्तन जो दिख रहा है ये हमारा इरेगुलर परावर्तन, और वो जो है नियमित परावर्तन। परावर्तन दो प्रकार का होता है, एक नियमित परावर्तन और एक अनियमित परावर्तन होता है। नियमित परावर्तन में प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात एक दूसरे के समांतर होते हैं। अनियमित परावर्तन में प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात विभिन्न दिशाओं में फैल जाती है, वहां पर विभिन्न दिशाओं, कोई इधर किस तरह से चली जाती है, ठीक है। चाहे तो एक और बना, हाँ यहाँ भी जब ये चीजें आए तो बताइए, ये इधर उठा होगा इधर चलाएगा इस तरह से, चाहे जैसे हो जाएगा ऐसा कोई कि इस तरह से चीजें यहाँ पर समझ गए। बना लो पर दो लाइन लिख लेते हैं। प्रकाश की उत्क्रमणीयता में क्या होता है, जो आपतित किरण होती है वो परावर्तित किरण की तरह व्यवहार करने लगती है और परावर्तित किरण आपतित किरण की तरह व्यवहार करने लगती है। तो इसी घटना को हम कहते हैं ये प्रकाश की उत्क्रमणीयता है। उत्क्रमणीयता का मतलब होता है उल्टा, अपोजिट, विलोम। जो आपतित किरण है वो कैसा व्यवहार करने लगेगी, परावर्तित किरण की तरह, और जो परावर्तित किरण है वो आपतित किरण की तरह व्यवहार करने लगेगी। तो इसे हम कहते हैं प्रकाश की उत्क्रमणीयता। ठीक, देखिए कैसे करेंगे, एक बना लेते हैं। और ये इधर अब परावर्तन तो हम लोग पढ़े, परावर्तन वाली चीजें यहाँ पर, एक प्रकाश की किरण आई यहाँ पे, यहाँ टक्कर हुआ, फिर यहाँ से टकरा कर साइड में चली। अब यहाँ पर तो हमें पता है ये हमारा कौन सा, ये आपतित किरण है, आप ये आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण है, परावर्तित अविलंब है। अगर हम इसको ए बी और सी कहते हैं, ये मेरा। अब तो ये तुम्हारा परावर्तन हुआ,
लेकिन उत्क्रमणीयता में क्या हो जाएगा, ये जो हमारी आपकी किरण आ रही है कैसा व्यवहार करेगी, परावर्तित किरण के साथ, और जो परावर्तित किरण हो जाएगा वो आपकी किरण के साथ व्यवहार करेगा। बस इसी घटना को हम कह देते हैं कि ये हमारा उत्क्रमणीयता है। अब क्या होगा कि किरण इधर से आएगी, इस तरह इसे जाने में क्या होगा, ऐसे होगा। क्या होगा, अब ये कौन सी होगी, आपकी हो जाएगी, आपकी किरण हो गई। और ये क्रमणीयता का मतलब ही उल्टा होता है, क्रम। तो ये जो है इसको हम कहते हैं प्रकाश की क्रमणीयता। यहाँ पे एक परावर्तन अपोजिट डायरेक्शन में चीजें चलने लगती है, तो उसको हम कहते हैं ये हमारा प्रकाश की उत्क्रमणीयता। ठीक है, समझ गए हो? ये देखो ऊपर वाला जो है मान लो वो वही है, और नीचे वाला थोड़ा सा ब्लैक से कर देंगे ये वाला इसको, और ये ना ये दिख रहा है कि ये उल्टा चलने लगा, उत्क्रम चलने लगा। सब प्रतिबिंब किसका बनता है, वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। और वस्तु से प्रतिबिंब कैसे बनता है, जब वस्तु से किरणें प्रकाश किरणें चलती हैं तो वो प्रकाश किरणें या तो कहीं एक दूसरे को काटेंगी या काटती हुई प्रतीत होंगी। तो जहां पर वो प्रकाश किरणें एक दूसरे को काट रही हैं या काटती हुई प्रतीत हो रही हैं, उस बिंदु पर ही उस वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, उसे ही हम प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, और प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। प्रतिबिंब का जो प्रकार है वो प्रतिबिंब दो प्रकार का होता है। एक होता है, हाँ, एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब होता है, रियल इमेज कहते हैं, हाँ, रियल इमेज। और एक होता है आभासी प्रतिबिंब, आभासी आभासी प्रतिबिंब, इसका वर्चुअल VIRT वर्चुअल इमेज। अब वास्तविक प्रतिबिंब क्या होती हैं, जब किसी बिंदु से चलने वाली किरणें एक दूसरे को वास्तविक रूप से काटती तो उसे हम कहते हैं वास्तविक। जब किसी वस्तु से चलने वाली किरणें किसी बिंदु पर आती हुई प्रतीत होती हैं, सिर्फ प्रतीत होती हैं, वास्तविक रूप से काटती नहीं है, तो वहां पर बनता है हमारा आभासी प्रतिबिंब। यहाँ पर अच्छा, इस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जाता है, इस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त करते हैं, पर्दे पर प्राप्त करते हैं या किया जा सकता है। इसको पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता, इस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। इसमें भाई सिर्फ प्रतीत हो रहा है, इसमें वास्तविक रूप से मिल रही हैं, जो वास्तविक रूप से मिल रही है तो उसको पर्दे प्राप्त करेंगे। ये क्या है, आभास सिर्फ हो रहा है, प्रतीत हो रहा है, तो कैसे प्राप्त करेंगे, यही है।